जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं कंजूस सेठ की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सेठ चंदनलाल उस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी था, पर साथ ही सबसे बड़ा कंजूस भी। सोने चांदी की दुकान थी, 2 मंजिला मकान था, एक पुरानी एम्बेसडर कार थी जो कभी कभी बाहर निकलती, और एक नौकर, मुनिया, जो हफ्ते में सिर्फ 3 बार आता। बाकी के दिन सेठ खुद ही अपने काम करता। क्यों? क्योंकि नौकर को पगार देनी पड़ती है, और पगार देना सेठ को मौत के समान लगता। उसकी सुबह शुरू होती थी एक ऐसी चाय से जो शायद चाय कम और पानी ज्यादा होती थी। लेकिन बात सिर्फ चाय तक सीमित नहीं थी। दूध की मात्रा सीमित, चीनी तोल के डाली जाती, और गैस का बटन सेठ तब तक नहीं घुमाता जब तक 2 बार सोच न ले। उसकी रसोई में चीनी का डिब्बा एक तिजोरी में बंद था, और तिजोरी की चाबी उसकी बनियान के अंदर लटकती थी। सेठ कहता, ज्यादा चीनी से डायबिटीज होती है, और जिंदगी मीठी होनी चाहिए, चाय नहीं। उसकी बीवी कमला देवी कभी कभी बड़बड़ाती थी, पड़ोसन की चाय में झाग तक आता है, हमारी तो शर्म से कप भी नहीं दिखाते। लेकिन सेठ मुस्कुराकर कहता, झाग से फेफड़े खराब होते हैं, और शर्म से नहीं, समझदारी से घर चलता है। एक दिन मोहल्ले में अफवाह फैली कि चाय की चीनी का दाम बढ़ने वाला है। ये सुनते ही सेठ की नींद उड़ गई। उसने अगले दिन दुकान खोलने से पहले ही मुनिया को भेजा, भाग मुनिया, 10 किलो चीनी ले आ, लेकिन दाम पूछे बिना वापस मत आना। मुनिया गया और वापस आया खाली हाथ। बोला, सेठ जी, दुकानदार ने कहा अभी दाम वही हैं, लेकिन स्टॉक कम है, 2 किलो से ज्यादा नहीं देगा। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत दुकान बंद की, बनियान सीधी की, और खुद निकल पड़ा चीनी की खोज में। पूरे शहर की गलियां नाप डाली, पर हर जगह 2 किलो की सीमा। और तब शुरू हुई चीनी की क्रांति। सेठ ने एक योजना बनाई। उसने अपने रिश्तेदारों, मोहल्ले वालों, दूर के जानने वालों को फोन करना शुरू किया। अरे भैया, जरा अपने हिस्से की चीनी ले आओ ना, पैसे मैं दूंगा। कुछ ने सोचा सेठ पगला गया है, कुछ ने सोचा कोई व्यापार है, पर जब सबको पैसे मिले तो बात फैल गई। सेठ चीनी खरीद रहा है, मुफ्त के पैसे दे रहा है। लोग लाइन लगाकर आने लगे। हर कोई 2-2 किलो लाकर दे रहा था, और सेठ अपने गोदाम में जमा करता जा रहा था। 3 दिन में सेठ के पास 100 किलो से ज्यादा चीनी जमा हो गई। अब उसने गद्दी पर बैठकर ऐलान किया, जो भी चाय पिएगा सिर्फ मेरी दुकान की चीनी से ही मीठा करेगा, बाकी सब चीनी नकली है। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, पर सेठ नहीं रुका। मोहल्ले में एक पोस्टर तक लगवा दिया, सेठ चंदन की चीनी, असली मिठास का अनुभव। कुछ दिन बाद जब सच में बाजार में चीनी की कमी हो गई और दाम बढ़ गए, लोग सेठ के पास दौड़ते आए। सेठ जी, थोड़ा दे दो, बच्चे बिना चाय के स्कूल जा रहे हैं। अब सेठ का खेल शुरू हुआ। उसने एक नया बोर्ड लगाया, चीनी सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो चाय में 1 चम्मच से ज्यादा न डालें, और वो भी मेरी निगरानी में। सेठ के घर के बाहर लाइन लगने लगी। वो एक हाथ में तौलने वाला छोटा कांटा लिए बैठा होता, और हर ग्राहक को ठीक ठीक 6 ग्राम चीनी देता। किसी ने पूछा, सेठ जी, 6 क्यों, 5 या 10 क्यों नहीं? सेठ बोला, 5 कम है, 10 ज्यादा। 6 में स्वाद भी है, संतुलन भी। मोहल्ले के बच्चे सेठ को चीनी सेठ कहने लगे। एक दिन किसी बच्चे ने दीवार पर चौक से लिख दिया, सेठ चाय नहीं देता, उपदेश देता। सेठ को गुस्सा आया, पर अगले ही दिन उस बच्चे को बुलाया और 1 चम्मच चीनी दी। जा बेटा, मां को बोलना, आज सेठ का दिल पिघल गया। धीरे धीरे मोहल्ले में चाय का स्वाद बदल गया। लोगों ने कम चीनी में जीना सीख लिया। एक स्कूल की मास्टरनी बोली, सेठ ने स्वास्थ्य का पाठ पढ़ाया। तो किसी ने कहा, सेठ ने हमें गैस और दूध बचाना सिखाया। पर सच्चाई ये थी कि सेठ ने अपना खर्चा बचाया और पूरे मोहल्ले को अपने हिसाब से नचा दिया। रात को जब सब सोते, सेठ अपनी तिजोरी खोलता, अंदर झांकता, और अपने हाथ से चीनी के छोटे छोटे पैकेट गिनता, 1, 2, 3, 100 तक, और फिर मुस्कुराता। दुनिया को लगे कि मैं कंजूस हूं, पर असली समझदार तो मैं हूं।
अब अगली सुबह के लिए सेठ की प्लानिंग शुरू होती। अब बारी थी चाय की पत्ती और पानी के खेल की। उस दिन सुबह का सूरज कुछ ज्यादा ही चमकदार था, पर सेठ चंदनलाल की आंखों में चमक किसी और ही बात की थी। तिजोरी में चीनी के पैकेटों को देखकर वो सुबह सुबह ही मुस्कुराया था। जो मिठास मैं बांट रहा हूं, वो इतिहास में दर्ज होगी। चाय बन रही थी, मतलब पानी उबल रहा था, और चाय की पत्ती हवा में ऐसे घुल रही थी जैसे घमंड की खुशबू। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सेठ ने बिना आवाज दिए अपनी बनियान ठीक की, चाबी अंदर छुपाई और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक बिखरे बालों वाला, मैले कुचैले कपड़ों में एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। हाथ में एल्यूमिनियम का एक पुराना कटोरा, आंखों में उम्मीद और होठों पर थरथराती विनती। सेठ जी, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ दे दो, 2 रोटी ही दे दो। सेठ ने उसकी ओर ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीरता से बोला, भैया, ये क्या तरीका है मांगने का? आजकल तो भीख भी सलीके से मांगी जाती है। तुम पहले अपनी योग्यता तो बताओ, कितने दिन से भीख मांग रहे हो? क्या अनुभव है और तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? भिखारी हक्का बक्का, कुछ समझ नहीं आया, बोला, सेठ जी, भीख मांगने में क्या अनुभव चाहिए? भूखा हूं, बस एक निवाला मिल जाए। सेठ ने लंबी सांस ली, जैसे उसका दिल बहुत बड़ा है और वो कोई महान कार्य करने जा रहा है। बोला, देखो भैया, सीधी बात यह है कि तुम जैसे हजारों आते हैं। अगर मैं सबको दे दूं तो मैं खुद भिखारी बन जाऊं। लेकिन मैं एक प्रस्ताव देता हूं, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सको तो बदले में मैं तुम्हें एक रोटी दे दूंगा। भिखारी ने पूछा, क्या करना होगा? सेठ ने अंदर से एक फटी हुई बोरी और एक टूटे झाड़ू का डंडा निकाला। कहा, सामने गली में कुछ सूखे पत्ते पड़े हैं, उन्हें बटोर दो। सफाई भगवान का काम है, भगवान तुमसे खुश होंगे और मैं भी। भिखारी भूखा था, मगर काम करने को तैयार हो गया। उसने पत्ते बटोरे, सफाई की, पसीने में भीग गया और वापस आकर बोला, सेठ जी, काम हो गया, अब रोटी दीजिए। सेठ मुस्कुराया, वाह, ईमानदारी से काम किया, पर नियम के अनुसार रोटी नहीं, आधी रोटी मिलेगी, क्योंकि आधे घंटे का काम था और तुमने सिर्फ 20 मिनट में निपटा दिया। लेकिन देखो, मैं दयालु हूं, आधी रोटी के साथ आधा कटोरा पानी भी दूंगा। भिखारी ने मायूस होकर कहा, ठीक है सेठ जी, आधी ही दे दो। सेठ अंदर गया और लाया एक सख्त, सूखी छोटी सी रोटी, इतनी छोटी कि शायद चींटी का पेट भी ना भरे। साथ में लाया एक स्टील का गिलास, जो आधे से भी कम भरा था। भिखारी ने जैसे तैसे वो खाया, और जब जाने लगा तो सेठ ने एक और चाल चली। बोला, भैया, सुनो तो, अब तुम मेरी दुकान के बाहर बैठो और सबको बताओ कि सेठ चंदन कितना दयालु है, उसने तुम्हें भूख में रोटी दी। तुम्हारे जैसा गरीब भी यहां सम्मान पाता है। भिखारी चुपचाप बैठ गया और आने जाने वालों को वहीं रटी रटाई बात दोहराने लगा। सेठ जी बहुत अच्छे हैं, भूखों को रोटी देते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। उसी शाम मोहल्ले में खबर फैल गई। सेठ ने एक भूखे भिखारी को खाना दिया। क्या बात है, कुछ लोगों ने कहा, हमें सेठ को सम्मान देना चाहिए। और अगली सुबह तो हद हो गई। पास की मंदिर समिति से एक आदमी आया और बोला, सेठ जी, आप जैसे लोग समाज की असली रीढ़ हैं, हम आपको सम्मान पत्र देना चाहते हैं। सेठ ने विनम्रता से मुस्कुराकर कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई, जो थोड़ा है वो बांट देना चाहिए। पर उसी रात भिखारी को फिर भूख लगी। वो वापस सेठ के दरवाजे आया। इस बार सेठ बोला, अब तो मैंने तुम्हें एक बार दे दिया, बार बार मांगना अच्छी बात नहीं। और फिर इंसान को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। भिखारी बोला, सेठ जी, आप ही ने तो कहा था, जो थोड़ा है वो बांटना चाहिए। सेठ ने गहरी मुस्कान दी और बोला, हाँ, पर वो थोड़ा मैं हूं, तुम नहीं। भिखारी चला गया, मगर सेठ की कहानी नहीं रुकी, क्योंकि अगली सुबह वो योजना बना चुका था कि अब घर के पास बैठने वाले बाकी भिखारियों से कैसे दया नहीं, सेवा करवानी है, बिना एक पैसे खर्च किए। कहते हैं उस दिन से मोहल्ले के भिखारी भी सेठ के घर जाने से कतराने लगे। उससे तो उल्टा काम कराना पड़ता है। और सेठ चंदन अपनी तिजोरी के पास बैठकर एक बार फिर बुदबुदाता, बुद्धिमानी वही जो देने में भी लेने का सुख दे जाए। सेठ चंदनलाल उस सुबह बिस्तर से कुछ जल्दी उठे थे। वजह थी चाय नहीं,
तिजोरी की चाबी का सपना। सपने में उसने देखा कि उसकी तिजोरी के नोट हवा में उड़ रहे हैं और कमला देवी उन्हें झाड़ू से बाहर फेंक रही हैं। घबराकर सेठ ने आंखें खोलीं, माथा पसीने से भीगा हुआ था। उसी वक्त कमरे के बाहर से कराहने की आवाज आई, हाय ओ राम, हाय ओ पेट। सेठ दौड़ा नहीं, धीरे धीरे चप्पलें पहनते हुए बाहर आया, मानो कोई जरूरी आर्थिक मीटिंग में जा रहा हो। कमला देवी, उसकी पत्नी, जमीन पर पड़ी थीं, चेहरा पीला, सांसें तेज और पेट पर हाथ रखे हुए। क्या हुआ री कमला? सेठ ने पूछा और बिना जवाब का इंतजार किए बोला, दूध तो तू पूरा पी गई थी ना? कहीं गैस वैस तो नहीं फंसी? कमला देवी ने कराहते हुए कहा, नहीं सेठ जी, लगता है पेट में बच्चा है। फिर से? सेठ का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे किसी ने उसके कान में कह दिया हो, तेरा बैंक अकाउंट जीरो में जा चुका है। फिर से बच्चा? हाय दिया, अब क्या बचा है? सेठ की आवाज कांपने लगी। वो बड़बड़ाता हुआ घर के एक कोने में बैठ गया। पहले बिट्टू की स्कूल फीस, फिर पिंकी की टूटी चप्पलें, और अब तीसरा। हाय राम, खर्चे का तूफान आने वाला है। कमला ने धीरे से पूछा, अस्पताल चलोगे? सेठ ने बड़ी चालाकी से कहा, तू ऐसा कर, पहले घर की दाई से दिखवा ले। अस्पताल तो तब जाएंगे जब दाई भी जवाब दे दे। डॉक्टर के तो फीस ही 50 रुपए है। कमला को लगा जैसे दर्द एक तरफ और खर्च की चिंता दूसरी तरफ, दोनों ही पेट में एक साथ मरोड़ रहे हैं। 2 घंटे बाद दाई आई, देखती ही बोली, सेठ जी, बच्चा मजबूत लग रहा है, लेकिन अस्पताल ले जाओ तो अच्छा होगा, घर पर रिस्क है। सेठ ने दाई को घूर कर देखा, फिर खुद को, फिर कमला को, फिर गहरी सांस लेकर बोला, तू ऐसा कर, थोड़ा जोर लगाकर आज रात निपटा ले, खर्चा बहुत हो जाएगा वरना। दाई बोली, अरे सेठ जी, बच्चा कोई कपड़ा थोड़े है जो खुद से निकल आए। सेठ ने माथा पकड़ा और दीवार से टिक गया। 5 मिनट ऐसे ही खड़ा रहा जैसे शून्य में देख रहा हो। फिर धीरे धीरे बोला, अस्पताल जाएंगे, लेकिन सरकारी, और वो भी रिक्शा नहीं, पैदल। 15 मिनट की दूरी है और ताजा हवा भी मिलेगी। कमला दर्द से कराह रही थी और सेठ योजना बना रहा था कि बच्चे का नाम ऐसा रखे जो बिना मिठाई बांटे भी लोगों को मिठास लगे, क्योंकि मिठाई बांटना मतलब फिर खर्च। अस्पताल पहुंचे तो वहां रजिस्ट्रेशन की लाइन लगी थी। सेठ ने पूछा, दवाई फ्री है ना? नर्स ने हां कहा। सेठ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, डिलीवरी में थोड़ा खर्चा तो होगा ही, कुछ सामान खुद लाना होगा, कपड़े, डायपर और फल। फल सुनते ही सेठ को चक्कर आने लगा। उसने बेंच पकड़ ली। डॉक्टर ने पूछा, सब ठीक है? सेठ बोला, डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक नहीं आया है, खर्च अटैक आया है। उसी रात बेटा हुआ। कमला थकी मगर मुस्कुराती हुई। सेठ थोड़ा मुस्कुराया, आखिर बेटा है। लेकिन तभी नर्स ने कहा, बधाई हो, अब मिठाई खिलाइए। सेठ ने जेब में हाथ डाला, निकाला एक पुराना पेपर और बोला, ये लीजिए, इसमें लिखा है, मैं मन से सबको बधाई देता हूं, मिठाई की जगह ये दिल से निकली शुभकामना। नर्स बोली, सेठ जी, ऐसा कौन करता है? सेठ ने गंभीरता से कहा, जो खर्च से भी ज्यादा प्यार करता है, वो सेठ चंदन। अगले दिन घर में जश्न नहीं, हिसाब किताब हो रहा था। सेठ डायरी में लिख रहा था, डिलीवरी का खर्च 130 रुपए 2 सेब, 16 रुपए नर्स को शुभकामना पत्र, 0 रुपए बेटे का नाम, ऐसा जो कभी मिठाई ना मांगे, और वो नाम रखा, संतोष, क्योंकि सेठ को उम्मीद थी ये बच्चा कम में ही संतोष करेगा। कमला ने जब नाम सुना तो मुस्कुराकर पूछा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तू और बच्चा नहीं चाहेगा? सेठ बोला, नहीं कमला, अब ये आखिरी खर्चा था। अगली बार अगर भगवान कुछ दे तो सीधा तिजोरी में भेज दे, घर मत भेजना। कमला ने आंखें मूंदी और बड़बड़ाई, हे भगवान, या तो इसे अमीर बना दो या इसके पैसों से मोह छीन लो, वरना अगली बार बच्चा चाय की पत्ती बनकर पैदा होगा। और सेठ संतोष को गोदी में लिए चुपचाप सोच रहा था, इसके दूध का खर्च कैसे बचाया जाए। बेटे के जन्म के 2 दिन बाद ही गली में एक अजीब सी हलचल शुरू हुई। लोग कह रहे थे, एक पहुंचा हुआ साधु गांव आया है, भविष्य बताता है और जो बोले वही होता है। सेठ चंदन लाल को बात सुनते ही पसीना आ गया। अब ये नया खर्चा आने वाला है। कमला देवी ने कहा, चलो चलकर उसका आशीर्वाद ले लें।
बच्चा भी छोटा है, कुछ अच्छा कहेगा। सेठ ने पहली बार जोर से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन घर बुला लेते हैं। बाहर धूप है और रिक्शा भी महंगा। कमला को शक हुआ, लेकिन वो चुप रही। 1 घंटे में ही साधु बाबा को सेठ जी के घर में बुला लिया गया। बाबा आंगन में बैठे और बोले, बच्चा जन्मा है, बड़ा भाग्यशाली है। सेठ ने तुरंत चाय के लिए नौकर को नहीं, अपनी बेटी पिंकी को भेजा। पत्ती कम डालना और दूध ना डालना। बाबा तो त्यागी हैं। बाबा मुस्कुराए। सेठ जी, त्याग सब कुछ करता हूं, लेकिन सच नहीं। सेठ थोड़ा सिहर गया। बाबा ने आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया और बोले, अगर यह बेटा 5 दिन में हंसे तो इसके भाग्य में बहुत धन है, लेकिन एक शर्त है, भंडारा करना होगा। 100 लोगों को खिला दो, तुम्हारा खानदान अमीरियों में लिखा जाएगा। सेठ को जैसे लकवा मार गया। वह भंडारा, 100 लोगों को खाना? बाबा बोले, हाँ, और वो भी घी से बना खाना, खिचड़ी, पूरी, हलवा। सेठ ने मन ही मन हिसाब लगाया। घी का रेट, दाल, शक्कर, 100 लोगों का मतलब 50 किलो चावल। हाय दिया। कमला देवी ने धीरे से कहा, बाबा की बात टाली नहीं जाती सेठ जी, बच्चे के लिए है। सेठ ने आहिस्ता से बाबा के पांव छुए और बोला, बाबा, आप भविष्यवाणी कर ही रहे हैं, तो एक विकल्प दीजिए ना। अगर बेटी हुई होती तो? बाबा ने कहा, बेटी होती तो मन्नत में सिर्फ तुलसी का पौधा लगाना होता। सेठ ने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद कीं और बोला, हे प्रभु, क्यों नहीं बेटी दी? मैं हर कोने में तुलसी लगाता। कमला ने आश्चर्य से देखा, तू तो बेटे के लिए मंदिर गया था। सेठ बोला, मन्नत तो की थी, लेकिन भगवान से रिक्वेस्ट फॉर्म में आखिरी लाइन जोड़ी थी, अगर खर्चा ज्यादा हो तो बेटी दे देना। शायद भगवान तक फॉर्म देर से पहुंचा। पिंकी, सेठ की छोटी बेटी, ये सब चुपचाप सुन रही थी। उस रात उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर पापा के पैसे से प्यार खत्म हो जाए तो सब खुश रहेंगे। 5वें दिन बेटा वाकई हंस दिया, और हंसा भी तो तब जब सेठ उसके सामने अपने पैसे गिन रहा था, मानो भगवान भी सेठ की कंजूसी पर ठहाके मार रहा हो। कमला ने कहा, अब तो भंडारा करना ही पड़ेगा। सेठ ने 3 दिन तक घर में ताला डाल दिया, बाहर नोट लगवा दिया। सेठ जी पुण्य करने नगर गए हैं, भंडारा स्थगित। लेकिन गांव वालों को सब पता था, और साधु बाबा ने आखिरी चेतावनी दी, जो अपने बच्चे के भाग्य से भी बचत करे, उसका भाग्य तिजोरी में बंद हो जाता है। सेठ डर गया और आखिरी में आधा भंडारा किया, 100 की जगह 50 लोगों को, और बाकी बचे खाने को गरीबों के नाम से अगले दिन खुद ही खा लिया। साधु फिर कभी नहीं दिखे, लेकिन सेठ ने बेटी के लिए दुआ मांगना शुरू कर दिया। अगली बार बेटी हो तो खर्चा कम हो, संस्कार ज्यादा। पिंकी ने फिर एक बार भगवान से कहा, हे भगवान, अगली बार साधु को टेलीग्राम से पहले भेज देना, पापा को टाइम लगे समझने में। और सेठ उस दिन से रोज एक तुलसी के पौधे को पानी देने लगा, बिना ये बताए कि उसका असली इरादा था भंडारे से बचने की बीमा पॉलिसी बनाना। सेठ चंदनलाल की नींद उस दिन बहुत जल्दी खुली, जब उसे याद आया, आज भंडारा है। लेकिन ये कोई आम भंडारा नहीं था, ये सेठ की इज्जत और उसकी तिजोरी के बीच की लड़ाई थी। कमला देवी ने पूजा की थाली सजा दी थी, पिंकी ने बर्तन मांज दिए थे, लेकिन सेठ का दिमाग एकदम शतरंजी चालों से भर चुका था। 50 लोगों के लिए खाना बनाना है, लेकिन ऐसा खाना जो जल्दी भर दे, और स्वाद में ऐसा हो कि लोग दूसरी बार न मांगें। सेठ ने खुद से कहा, और किचन में घुस गया जैसे कोई जंग जीतने निकला हो। पहली योजना, खिचड़ी में पानी ज्यादा, चावल कम। दूसरी योजना, पूरी छोटी लेकिन फूली हुई दिखे। तीसरी योजना, हलवा में शक्कर कम, रंग ज्यादा। मुझे बस उनके पेट नहीं, उनके मन को भरना है, वो भी भ्रम से। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा। नौकर हरिया ने पूछा, सेठ जी, हलवा में सूखे मेवे? सेठ ने आंखें तरेरी। कागज पे नकली काजू छाप दो, कौन छकने आ रहा है? दोपहर में मोहल्ले के लोग आना शुरू हुए। भंडारा शुरू हुआ, पर सेठ की असली चाल अंदर छिपी थी। उसने हर थाली के साथ एक पर्ची रखवाई, सेठ चंदनलाल एंड सन्स, आपके हर मौके के लिए मिठाई और भंडारे का सबसे किफायती ठिकाना। लोगों ने पहली पूरी खाई और दूसरी मांगने से पहले ही खिचड़ी में घुला हल्दी का पानी मुंह में भर आया।
एक बूढ़ा बोला, सेठ जी, हलवा थोड़ा फीका है। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, मिठास तो मन में होनी चाहिए बाबा जी, खाने में कम चलेगा। दूसरा बोला, पूरी तो कागज जैसी है। सेठ ने सीना चौड़ाकर कहा, आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हैं, मैं फिटनेस वाली पूरी बनवाता हूं। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए खा रहे थे क्योंकि सेठ की दुकान में उनका उधार लिखा था। कोई कुछ कह नहीं सकता था। सेठ ने बाहर एक दान पेटी भी रखवाई थी। बेटे के नाम पर शुभ दान, आपकी श्रद्धा, हमारी सेवा। लेकिन उसकी पेटी उल्टी थी, जिससे पैसे डालते ही नीचे से एक पोटली में गिर जाए और लोग समझें कि पेटी खाली है। दिन ढलते ढलते लोग खा पी कर अपने अपने घर लौटे। किसी का पेट भरा नहीं, लेकिन सेठ का दिल भर आया। खर्चा आधा, इज्जत दोगुनी, और मुंह दिखाई में चढ़ावे से कुल कमाई हुई 793 रुपये और एक स्टील की कटोरी। रात को सेठ बहुत संतुष्ट बैठा। कमला देवी ने ताना मारा, खुद तो पैसे बचा लिए, लेकिन भगवान सब देख रहा है। सेठ बोला, भगवान को भी पता है, मैं एक नंबर का व्यापारी हूं, घाटे में काम नहीं करता। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, लोग हंस रहे थे आज, कह रहे थे, सेठ के भंडारे में अगर भूख जिंदा लौट जाए तो चमत्कार है। सेठ बोला, बिल्कुल, यही तो चमत्कार है। भूख ही तो जीवन है। मैं लोगों को जीवन दे रहा हूं। और फिर उसने तिजोरी खोली, दान पेटी से पैसे निकाले और हंसते हुए कहा, जो दूसरों को देता है वही सच्चा सेठ कहलाता है, और जो कम देकर ज्यादा ले वो चंदनलाल कहलाता है। भंडारे के अगले दिन सुबह ही सेठ चंदनलाल तिजोरी में बैठकर कल की कमाई गिन रहा था। गिनती करते हुए उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी बच्चे को पहली बार चॉकलेट मिली हो। लेकिन तभी नौकर हरिया ने आकर खबर दी, सेठ जी, सारा खाना बचा हुआ है, खिचड़ी, पूरी, हलवा सब पड़ा है, कोई ठीक से खाया ही नहीं। सेठ ने आंखें मटकाईं, कौन कहता है किसी ने खाया नहीं? सबने आशीर्वाद दिया, पेट भर के नहीं तो मन भर के तो खाया ही। पर अब इसका करेंगे क्या? हरिया ने पूछा। सेठ सोच में पड़ गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में वही चमक लौट आई। माल फालतू नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है। उसने बचे हुए सारे खाने को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा उसने खुद के गायों को डालने का नाटक किया। दूसरा हिस्सा नौकरों के घर भिजवा दिया, पर शर्त थी, खाओगे नहीं, बाहर फेंकना भी नहीं, सिर्फ गंध फैलानी है। तीसरा हिस्सा उसने सबसे कमाल की जगह भिजवाया, चुनालाल की कैटरिंग दुकान। अब चुनालाल, जो नए कैटरिंग का धंधा शुरू करने वाला था, सेठ से मिलने आया। चुनालाल बोला, सेठ जी, आप तो बड़े नामी आदमी हैं, मैं सोच रहा था कोई सस्ता माल मिले तो ट्रायल करूं। सेठ ने हाथ जोड़ लिए, मेरे पास एक स्पेशल डील है, आधे दाम में पूरा खाना। भंडारे में वीआईपी लोगों के लिए बना था, पर कुछ बचे हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल स्पेशल। चुनालाल थोड़ा हिचका, बचा हुआ? सेठ बोला, नहीं नहीं, बचा हुआ नहीं, बचाया हुआ है। स्वाद ऐसा कि लोग उंगली चाटें, अगर चाटने के लिए कुछ हो तो। चूनालाल को बात समझ नहीं आई, लेकिन सस्ते सौदे के लालच में डील फाइनल हो गई। खाना डिब्बों में पैक हुआ, नए लेबल लगे, शुद्ध शाकाहारी, ब्राह्मण भंडारे का प्रसाद, और बेचने भेज दिया गया। अगले दिन मोहल्ले में चर्चा थी। चुनालाल की दुकान पर जो खिचड़ी मिली उसमें स्वाद था नहीं, पर लोग बोल रहे थे, भगवान का प्रसाद है, चुपचाप खा लो। चुनालाल को भी तब तक समझ नहीं आया जब तक एक ग्राहक ने कहा, ये खिचड़ी तो कल सेठ के भंडारे में भी ऐसी ही थी। चुनालाल दौड़ा सेठ के पास, आपने झूठा खाना बेचा। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, झूठा नहीं, प्रचारित, और मैंने जो कहा था वो अब भी सच है। वीआईपी खाना था, और अब वीआईपी लोगों तक पहुंच भी गया। चुनालाल चुप हो गया। सस्ता सौदा, नाम जुड़ा सेठ से, और लोग प्रसाद समझकर खा भी गए, नुकसान नहीं हुआ। उल्टा उसके धंधे की शुरुआत ही सेठ की सिफारिश से हो गई। सेठ ने रात को रजिस्टर में लिखा, भंडारा खर्चा 840 रुपये, भंडारा कमाई 793 रुपये, बचा हुआ खाना बेचकर 45 रुपये, कुल लाभ 303 रुपये, और इज्जत अनमोल। कमला देवी ने देखा तो कहा, भगवान के नाम पर भंडारा करके भी तुमने मुनाफा कमा लिया। सेठ बोला, कमला, भगवान ने भी तो कहा था, जो अपने बुद्धि से कमाए
वही सच्चा भक्त। पिंकी बोली, पापा, भगवान ने ऐसा कब कहा? सेठ हंसते हुए बोला, भगवान ने कहा या नहीं, मैं भगवान को भी खर्चा बताकर समझा दूं। और इस तरह झूठे खाने की डील से सेठ ने फिर एक बार साबित कर दिया, कंजूसी का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं, बल्कि पुराने को नए पैक में बेचकर फायदा कमाना भी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।